तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्लास 10th का सब्जेक्ट है हिस्ट्री यानी इतिहास, जो डेली हम लोग पढ़ते हैं। और स्पेशली ये बिहार बोर्ड का बुक है और हम इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं। एक्सप्लेनेशन का अर्थ होता है किताब को लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। पाठ का नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका। इसका पार्ट 2 है। जैसा कि कल के क्लास में हम लोगों ने पार्ट 1 में टोटल का टोटल समझे थे कि अर्थव्यवस्था क्या है और आजीविका क्या है। इससे संबंधित कुछ बातें भी हमने पढ़ी थी, तो आप लोग उसको एक बार देख लीजिए। और ये हमारा पार्ट 5 है, यानी इकाई 5 है, और उसका पार्ट 2 हम लोग पढ़ेंगे आज के क्लास में। पेज नंबर आपके किताब के 103, औद्योगिकरण के कारण। औद्योगिकरण के कारण और उपनिवेशवाद, दो टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और उसको समझते हैं लाइन बाय लाइन। औद्योगिकरण के कारण ब्रिटेन में स्वतंत्र व्यापार। ब्रिटेन का अर्थ कल बताए थे, इंग्लैंड को ब्रिटेन कहा जाता है, और स्वतंत्र व्यापार का अंग्रेजी होता है फ्री ट्रेड, यानी कि जिस पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध, कोई भी रुकावट न हो, उसको स्वतंत्र व्यापार कहते हैं। और अहस्तक्षेप की नीति। देखिए, एक शब्द है हस्तक्षेप। हस्तक्षेप मतलब होता है किसी के बीच में कुछ बोलना, और अहस्तक्षेप का अर्थ होता है किसी के भी बीच में नहीं पड़ना। ने ब्रिटिश सरकार को बहुत अधिक विकसित किया। उत्पादित वस्तुओं की मांग बढ़ने लगी। तात्कालिक ढांचे के अंतर्गत व्यापारियों के लिए उत्पादन में अधिक वृद्धि कर पाना असंभव सा था। एक तरफ बुनकरों को धागे के अभाव में काफ़ी समय तक बेकार बैठे रहना पड़ता था, तो दूसरी तरफ सूत काटने वाले हमेशा ही व्यस्त रहते थे। मतलब जब फैक्ट्रियाँ आई, जब उद्योग लगे, तो एक तरफ उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों को कभी समय नहीं मिला काम से, तो वहीं जो लघु उद्योग वाले थे, जो कुटीर उद्योग वाले थे, वे हमेशा खाली बैठने लगे, क्योंकि उनका सामान बिक ही नहीं रहा था। पूरे समय काम करने वाला एक बुनकर 6 सूत काटने वाले लोगों द्वारा तैयार किए गए धागों का उपयोग कर सकता था। ऐसी स्थिति में ऐसे परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी जिससे सूत का उत्पादन काफ़ी बढ़ सके। यही वह सबसे प्रमुख कारण था जिसकी वजह से ब्रिटेन में औद्योगिकरण के आरंभिक वर्षों में आविष्कारों की जो एक श्रृंखला बनी, वह सूती वस्त्र उद्योग क्षेत्र से अधिक संबंधित थी। आपके किताब में बगल में दिया गया है कारण। औद्योगिकरण के 6 कितने कारण दिए गए हैं? 7 कारण हैं। पहला है आवश्यकता आविष्कार की जननी। दूसरा है नए नए मशीनों का आविष्कार। तीसरा है कोयले एवं लोहे की प्रचुरता। फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत। सस्ते श्रम की उपलब्धता। यातायात की सुविधा। विशाल औपनिवेशिक स्थिति। ये 7 को दिया हुआ है, आपके कोष्ठ में करके दिया है। आगे है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। उत्तरार्ध मतलब क्या होता है? अंतिम में। 18वीं शताब्दी के अंतिम में ब्रिटेन में नए नए यंत्रों एवं मशीनों के आविष्कार ने उद्योग जगत में ऐसी क्रांति का सूत्रपात किया जिससे औद्योगिकरण एवं उपनिवेशवाद दोनों का मार्ग प्रशस्त हुआ। मतलब इतना नया नया मशीन का खोज हो गया कि कंपनियां जगह जगह बनने लगी, और कंपनी स्थापित करने के लिए जो शक्तिशाली देश थे, वे कमज़ोर देशों को गुलाम बनाकर अपना उपनिवेश बनाने लगे। उपनिवेश का अर्थ होता है कि जब कोई देश दूसरे देश को अपने हथियार ले, ज़बरदस्ती क्या करे, हथियार ले और वहाँ पर राज करे, वो उसका क्या कहलाता है? उपनिवेश कहलाता है। सन 1769 में बाल्टन निवासी रिचर्ड आर्कराइट, बाल्टन का रहने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम था रिचर्ड आर्कराइट। देख लीजिए, रिचर्ड आर्कराइट, इसने 1769 में सूत काटने की एक मशीन बनाई जिसका नाम था स्पिनिंग फ्रेम। स्पिनिंग फ्रेम नामक एक मशीन ब्रिटेन में सूती वस्त्रों की बनाई जो जल शक्ति से चलती थी। ये किससे चलती थी जी?
जल शक्ति मतलब कि पानी, पनबिजली से। किससे चलती थी? पनबिजली से। सन 1770 में यानी 1 साल बाद स्टैंड हिल निवासी जेम्स हारग्रीव्स ने सूत काटने की एक अलग मशीन स्पिनिंग जेनी बनाई। अब 1 साल बाद एक और व्यक्ति है 1770 में, उसका नाम है जेम्स हारग्रीव्स। जेम्स हारग्रीव्स, उसने क्या बनाया था? तो स्पिनिंग जेनी नाम का एक मशीन बनाया। ये सब आपको याद रखना होगा कि स्पिनिंग जेनी मशीन किसने बनाया था, स्पिनिंग फ्रेम मशीन किसने बनाया था, कब बना था, ये सब आपको याद रखना होगा। इसमें 16 तकुए एक पहिए से चलते थे, अतः इसकी सहायता से 8 सूत एक साथ काटा जा सकता था। मतलब इस मशीन से एक बार 8 कपड़ों के लिए कपड़े काटे जा सकते थे। क्योंकि आपको पता है कोई भी कपड़ा जब तैयार होता है तो पहले उसको काटा जाता है। क्या किया जाता है? जो सिलाई उलाई करते होंगे उनको पता होगा। सन 1773 में लंकाशायर के जॉन ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया। लंकाशायर का एक व्यक्ति है के जॉन, क्या नाम है उसका? के जॉन। उसने बनाया था फ्लाइंग शटल। क्या बनाया था? जिसके द्वारा जुलाहे बड़ी तेजी से काम करने लगे और धागे की मांग बढ़ गई। सन 1779 में सैम्यूल कॉम्पटन ने स्पिनिंग म्यूल बनाया। अब ये भी याद रखना होगा कि स्पिनिंग म्यूल किसने और कब बनाया था? तो 1779 में सैम्यूल क्रॉम्पटन ने, जिससे बारीक सूत काटा जा सकता था। बारीक मतलब एकदम पतला पतला। सन 1785 में एडमंड कार्टराइट ने वास्प से चलने वाला पावर लूम नामक करघा तैयार किया। वास्प मतलब समझते हैं ना, भाप। भाप से चलने वाला एक मशीन बनाया, पावर लूम। और उसको बनाया था 1785 में। क्या नाम है उनका? एडमंड कार्टराइट। एडमंड कार्टराइट। इसी समय बेनर नामक व्यक्ति ने कपड़ा छापने का एक यंत्र बनाया। थॉमस बेल के बेलनाकार छपाई के आविष्कार ने तो सूती वस्त्रों की रंगाई एवं छपाई में नई क्रांति ला दी। इन आविष्कारों के फलस्वरूप सन 1820 ईस्वी तक ब्रिटिश सूती वस्त्र उद्योग में काफ़ी वृद्धि हुई। इन उद्योगों में सन 1769 में जेम्स वाट द्वारा बनाए गए वास्प इंजन की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। वास्प इंजन की खोज उसको किसने बनाया था? तो उसका नाम था जेम्स वाट। 1769 में। कब बनाया था? ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है। अगला पैराग्राफ है, चूंकि वस्त्र उद्योग की प्रगति कोयले एवं लोहे के उद्योग पर बहुत अधिक निर्भर करती है, इसलिए अंग्रेजों ने इन उद्योगों पर बहुत अधिक ध्यान दिया। मतलब अंग्रेजों ने सबसे पहले किस पर ध्यान दिया था? कोयला और लोहा पर। ब्रिटेन में कोयले एवं लोहे की खानें थीं। खान समझते हैं आप लोग? जहाँ से कोयला निकलता है, लोहा निकलता है जमीन से, उसको खान कहा जाता है। वास्प इंजन बनने के बाद अपने देश के लिए तथा निर्यात करने के लिए रेलवे इंजन तैयार होने लगे। और सबसे पहले रेल किसने बनाया था? अंग्रेजों ने। किसने बनाया था? इंग्लैंड वालों ने बनाया था। सन 1815 में हम्फ्री डेवी ने खानों में काम करने के लिए एक सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया। यानी कि देखिए क्या होता है ना कि जो कोयले कारखाने हैं, जो खान है, उसमें कभी कभी आग लग जाती है। कभी कभी क्या होती है? तो जो भी उसमें काम कर रहा है सब कोई जल के मर जाता है। तो क्या हुआ कि हम्फ्री डेवी ने 1815 में एक लैंप बनाया, सेफ्टी लैंप। क्या किया जाता था कि ऐसे सर में उसको बांध लिया जाता था और आगे टॉर्च रहता है, और उसी से वो देख देख कर कि कहीं पे कोई खतरा जमीन के अंदर क्या है क्या नहीं है, कहीं पे आग तो नहीं सुलग रहा है, तो उससे पता चल जाता था। लोग मजदूर पहले ही क्या होते थे, उससे बाहर निकल जाते थे। इस तरह अब पहले क्या था कि जब तक वो नहीं था तो अंधेरा में किसी को पता नहीं चलता है किधर आग है किधर क्या गड़बड़ी है, लोग उसी में दब के मर जाते थे। इसी तरह सन 1815 ईस्वी में हेनरी बेसेमर ने एक शक्तिशाली भट्ठी विकसित करके लौह उद्योग को और भी बढ़ावा दिया। तो इस तरह आपने क्या जाना कि बहुत सारे लोगों ने कई कई मशीनों का निर्माण किया था। ये सारा चीज आप लोग याद रखिएगा, किसने कौन सा मशीन बनाया था। मशीनों एवं नए नए यंत्रों के आविष्कार ने फैक्ट्री प्रणाली को विकसित किया। फलस्वरूप उद्योग तथा व्यापार के नए नए केंद्रों का जन्म हुआ। लिवरपूल में स्थित लंकाशायर सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र बनाया गया। मैनचेस्टर भी सूती वस्त्र उद्योग
का केंद्र बना। सन 1805 के बाद न्यू साउथ वेल्स ऊन उत्पादन का केंद्र बना और बड़े उद्योग तथा सन उद्योग भी ब्रिटेन में विकसित हुआ। औद्योगिकरण में ब्रिटेन में सस्ते श्रम की आवश्यकता की भूमिका भी अग्रणी रही है। मतलब कि जैसे कि उस समय क्या था ना कि लोगों को मजदूरी ज़्यादा नहीं दी जाती थी, मजदूर जो थे बहुत ही कम दाम पर मिल जाते थे, तो कंपनी को चलाना बड़ा ही आसान था। क्योंकि आपको पता है ना कि आजकल घर चाहे कुछ भी बन रहा है तो सामान से ज़्यादा मजदूरी लगता है, लोग सामान से ज़्यादा मजदूरी में परेशान हो जाते हैं। लेकिन उस समय क्या था कि मजदूरी बहुत कम लगता था, तो कंपनी वालों को बहुत फ़ायदा होता था। 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में बाड़ाबंदी प्रथा की शुरुआत हुई, जिसमें जमींदारों ने छोटे छोटे खेतों को खरीदकर बड़े बड़े फार्म स्थापित कर लिए। जमींदार जो होते हैं, जो जिसके पास ज़्यादा ज़मीन होता है, वे लोग किसानों से ज़मीन खरीद लिए कम कम दामों पर और बड़ा बड़ा फार्म स्थापित कर दिया, कारखाना स्थापित कर दिया। अपनी ज़मीन बेच देने वाले छोटे किसान भूमिहीन मजदूर बन गए। भूमिहीन मजदूर समझते हैं, मतलब बिना ज़मीन वाले मजदूर। ये आजीविका उपार्जन के लिए काम धंधों की खोज में निकटवर्ती शहर चले गए। यानी कि हर मजदूर जो उसके शहर नज़दीक था, वो लोग शहर में जाकर फैक्ट्रियों में कमाने लगे। इस तरह मशीनों द्वारा फैक्ट्री में काम करने के लिए असंख्य मजदूर कम मजदूरी पर भी तैयार हो जाते थे। सस्ते श्रम ने उत्पादन के क्षेत्र में सहायता पहुंचाई। और आपको पता है ना कि मरता क्या ना करता, आदमी जब भूख से तड़पने लगता है तो कोई भी काम करना शुरू कर देता है, चाहे कम फायदा हो ज़्यादा फायदा वो नहीं देखता है, उसको बस फिलहाल अपना पेट भरना है। फैक्ट्री में उत्पादित वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने तथा कच्चा माल को फैक्ट्री तक लाने में ब्रिटेन में यातायात की अच्छी सुविधा उपलब्ध थी। रेल मार्ग शुरू होने से पहले नदियों एवं समुद्र के रास्ते व्यापार होता था। नदी पोतों द्वारा लाए जाने वाला माल सरलतापूर्वक तट पोतों अर्थात समुद्री जहाज़ों तक ले जाया जाता था। जहाज रानी उद्योग में यह विश्व में अग्रणी देश था। अग्रणी मतलब होता है सबसे आगे वाला देश था। और सभी देशों के सामानों का आयात निर्यात मुख्यतः ब्रिटेन के व्यापारिक जहाज के बेड़े से ही होता था। मतलब कि कोई भी व्यापार ज़्यादातर किससे होता है? पनिया जहाज से होता है। किससे होता है? पनिया जहाज से, जिसका आर्थिक लाभ में सहायक बना, गति को तीव्र करने में सहायक बना। आगे है, औद्योगिकरण की दिशा में ब्रिटेन द्वारा स्थापित विशाल उपनिवेशों ने भी योगदान दिया। इन उपनिवेशों से कच्चा माल सस्ते दामों में प्राप्त करना तथा उत्पादित वस्तुओं को वहाँ के बाजारों में महंगे दामों पर बेचना ब्रिटेन के लिए आसान था। मतलब कि नए नए मशीन बने, फैक्ट्रियाँ बनी, लोग काम करने लगे, ज़्यादा माल बनने लगा और बाज़ार में बिकने लगा, उससे अंग्रेज़ों को फ़ायदा होने लगा। यही बात है इसमें, ठीक है ना। अब है एक टॉपिक है उपनिवेशवाद, जो मैंने अभी बताया कि जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमज़ोर देश को गुलाम बना लेता है तो वो गुलाम देश शक्तिशाली देश का उपनिवेश कहलाता है, और यह प्रक्रिया उपनिवेशवाद कहलाती है। जैसे अंग्रेजों ने भारत को क्या कर लिया था? गुलाम बना लिया था। तो भारत जो था वो अंग्रेजों का उपनिवेश था। अंग्रेजों का क्या था? उपनिवेश था। अब आइए उसके बारे में समझते हैं। मशीनों के आविष्कार तथा फैक्ट्रियों की स्थापना से उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। उत्पादित वस्तुओं की खपत के लिए ब्रिटेन तथा आगे चलकर यूरोप के अन्य देशों को, जहां कारखानों की स्थापना हो चुकी थी, बाजार की आवश्यकता पड़ी। मैंने कल भी बताया था कि अगर सामान बना है तो उसको बेचने के लिए क्या चाहिए? बाजार चाहिए। सभी देश, पहले तो इंग्लैंड ने स्टार्ट किया था कारखाना बनाना, लेकिन इंग्लैंड के फायदे को देखकर लगभग जितने भी यूरोप के देश थे जिनके पास पैसा था, वे लोग जगह जगह कारखाना बनाना शुरू कर दिए और सामान बनाने लगे। और उन्हें बेचने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी? तो बाजार, मान लीजिए कोई दूसरा देश होगा, तो वे लोग क्या करने लगे? सभी जो कमज़ोर देश थे, सभी कमज़ोर देशों को गुलाम बनाना शुरू कर दिए, केवल अपना सामान बेचने के लिए। इससे उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिला। इसी क्रम में भारत ब्रिटेन के एक विशाल उपनिवेश के रूप में उभरा। और उसी क्रम में सबसे पहले जो अंग्रेज थे वो भारत में व्यापार करने के लिए ही आए थे, और धीरे धीरे इसको अपना क्या बना लिए? गुलाम बना लिए।
संसाधन की प्रचुरता इन्होंने भारत की तरफ व्यापार करने के लिए आकर्षित किया। भारत सिर्फ प्राकृतिक एवं कृत्रिम संसाधनों में ही संपन्न नहीं था, बल्कि यह उनका एक बृहत बाजार भी साबित हुआ। 18वीं शताब्दी तक भारतीय उद्योग विश्व में सबसे अधिक विकसित था। 18वीं शताब्दी में भारत का जो उद्योग था वो विश्व में सबसे अधिक क्या हो चुका था? विकसित हो चुका था। भारत विश्व का सबसे बड़ा कार्यशाला था जो बहुत ही सुंदर एवं उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन करता। जब तक मशीनों का आविष्कार नहीं हुआ था, भारतीय हस्तकला मतलब हाथ से जो कला किया दिखाया जाता है, शिल्प उद्योग मतलब होता है जो दीवार पर या जगह जगह खंभों पर जो चित्र बनाए जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? शिल्प उद्योग। उसके बाद है तथा व्यापार पर ब्रिटिश नियंत्रण कायम था। शिल्पकारों को दी जाने वाली मजदूरी इतनी कम होती थी कि कई बार उन्हें न्यूनतम जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी भी नहीं दी जाती थी। मतलब कि अंग्रेज जो थे ना, लोगों को मजदूरी उतना भी नहीं देते थे कि वे लोग भरपेट खाना खा सकें। अंग्रेज व्यापारी एजेंट की मदद से यहाँ के कारीगरों को पेशगी रकम देकर उनसे उत्पादन करवाते थे। ये एजेंट गुमास्ता कहलाते थे। अगर आपसे पूछा जाए गुमास्ता क्या है तो कहेंगे कि अंग्रेज अधिकारी भारतीय लोगों पर पैसा देकर के मजदूर बुलवाते थे, कम दामों पर काम करवाते थे, और जो आदमी उन्हें बुला करके लाते थे, जिन्हें आजकल के भाषा में दलाल कहा जाता है, उस दलालों को ही गुमास्ता कहा जाता है। आजकल देखिए हर काम में दलाली हो रहा है, कहीं भी जाइए तो हर जगह दलाल बैठे हुए, कुछ पैसा दीजिए आपका काम हो जाएगा। बिना दलाल का कोई काम जल्दी होता नहीं है। तो उन्हें उस समय में गुमास्ता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ये गुमास्ता शिल्पकारों से सामान भी मनमाने दामों पर खरीदते थे और उनका निर्यात इंग्लैंड करते थे। निर्यात मतलब भेजते थे। सन 1813 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित चार्टर एक्ट व्यापार पर से ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिपत्य समाप्त कर दिया और स्वतंत्र व्यापार की नीति का मार्ग प्रशस्त किया गया। स्वतंत्र व्यापार मतलब होता है कि कोई रोक टोक ना हो, किसी प्रकार का कोई टैक्स ना लगे, उसे कहते हैं स्वतंत्र व्यापार। सन 1850 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार ने अपने उद्योगों को विकसित करने के लिए अनेक ऐसे कदम उठाए जिनकी वजह से इस अवधि में एक के बाद एक देसी उद्योग लगातार खत्म होने लगे। ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाई गई मुफ्त व्यापार की नीति की वजह से भारत में निर्मित वस्तुओं पर ब्रिटेन में बिक्री के लिए भारी कर लगा दिया गया। कर मतलब क्या होता है? टैक्स होता है। कर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टैक्स। भारत में कच्चा माल का निर्यात किया जाने लगा। कच्चा माल आप लोग समझते हैं, जो जमीन से जो पदार्थ निकलता है ना उसको क्या बोलते हैं? और जब वो कंपनी में जाकर उससे शुद्ध धातु निकाल लिया जाता है वो कहलाता है पक्का माल। भारतीय वस्तुओं के निर्यात पर सीमा शुल्क मतलब होता है जो टैक्स लगता है ना, मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कोई आदमी है भारत से नेपाल जा रहा है तो बॉर्डर को सीमा बोलते हैं, वहाँ पे टैक्स लगता है, पैसा लगता है। चाहे उधर से कोई सामान इधर आता है तो उसका पैसा लगता है। तथा परिवहन पर भी कर लगाया जाने लगा। परिवहन मतलब क्या होता है? गाड़ी घोड़ा पे। अब भारत में रहने वाले अंग्रेजों को विशेष सुविधाएं प्रदान की गई तथा यहाँ आयात निर्यात की सुविधा के लिए रेलवे का निर्माण किया गया। धीरे धीरे ब्रिटिश पूंजी से भारत में कारखानों की स्थापना की जाने लगी। सूती वस्त्रों का आयात भी किया जाने लगा। सन 1850 के बाद मैनचेस्टर से भारी मात्रा में वस्त्र आयात शुरू हो गया था। मैनचेस्टर इंग्लैंड का एक शहर है, तो वहाँ से बहुत अधिक मात्रा में कपड़े आने लगे थे। भारत में अब कुटीर उद्योग के शिल्पकारों एवं काश्तकारों को कच्चा माल के लाले पड़ गए और यहाँ का जो कुटीर उद्योग था, यहाँ के जो लोग थे वे बेरोजगार होने लगे। उन्हें मनमाने कीमत पर कच्चा माल खरीदना पड़ता था। अतः धीरे धीरे कुटीर उद्योग बंद कर दिए। ये शिल्पकार एवं कारीगर खेती करने को मजबूर हो गए। अब जब इनका धंधा पाई नहीं चला तो ये लोग मजदूरी करने लगे और जिनके पास खेत था वो खेती करने लगे। 1850 के बाद जब भारत में कारखानों की स्थापना होनी शुरू हुई तब यहीं बेरोजगार लोग गांवों से शहरों की तरफ पलायन कर गए, जहां उन्हें मजदूर के रूप में रख लिया जाता था। एक तरफ जहां मशीनों के आविष्कार ने उद्योग एवं उत्पादन में वृद्धि कर दोहरीकरण की प्रक्रिया शुरुआत की, वहीं भारत में कुटीर उद्योग बंद होने की कगार पहुंच गया था। भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारत के उद्योग के लिए नीर उद्योगीकरण की संज्ञा दी है। यानी जब यहाँ के कुटीर उद्योग बंद होने लगे तो उसको यहाँ के इतिहासकारों ने उसका क्या नाम रखा था?
निरौद्योगीकरण, यानी कि औद्योगिकरण समाप्त होना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे।